वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल। हमारा पाठ है पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय। इस पाठ में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी व्याप्ति क्या है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार, अर्थव्यवस्था के कार्य, अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं, अर्थव्यवस्था का वैशिष्ट्य। नीचे दी गई तालिका में यह बताया गया है कि आपकी मासिक आय 20,000 रुपए है। आपकी आय और होने वाले व्यय में तालमेल बैठाने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे, यह निश्चित कीजिए। अगली स्लाइड में आप एक तालिका देखेंगे जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है। इस तालिका में आपके महीने के खर्चे दिखाए गए हैं कि आप किस काम में कितना पैसा खर्च करते हो। अब आपकी मासिक जो इनकम है, मासिक आय जो है वो 20,000 रुपए है और आपके खर्चे शायद ज्यादा हो रहे हैं, हम देखते हैं तालिका में। तो आपको कौन से चीज में अपने खर्चे कम ज्यादा एडजस्ट करने हैं। तो हम देख रहे हैं पहला यहाँ पे जो तालिका है, अनुक्रमांक है, विवरण दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ अनुमानित खर्च दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले क्रमांक पे है दैनिक भोजन, जिसमें नाश्ता, खाना ये सब आता है और इसका महीने का खर्च है हमारा 6,000 रुपए। दूसरा जो हमारा खर्च हो रहा है वो है कपड़ों की 2 जोड़ी हमें खरीदनी है और इसमें हमारा लगभग जो खर्च है वो 2,000 रुपए। यह अनुमानित खर्च है, यह एग्जैक्ट नहीं है, इसका हमने अनुमान लगाया हुआ है। विद्यालयीन साहित्य खरीदना है। अब स्कूल में उपयोग में आने वाले साहित्य, एक्चुअली यहाँ विद्यालयीन साहित्य से ज्यादा उपयोग उचित है विद्यालयीन सामग्री खरीदना है हमें, जैसे कंपास है, स्कूल यूनिफॉर्म है, शूज है, कॉपियां हैं, किताबें हैं, पेन पेंसिल है, मार्कर है, इस तरह की चीजें हमें खरीदनी है। तो विद्यालयीन सामग्री खरीदने के लिए लगभग 500 रुपए खर्च बैठेंगे। वैद्यकीय खर्च यानी मेडिकल खर्च कितने होने वाले हैं, ये 450 रुपया। मनोरंजन, अब मनोरंजन में चाहे हम फिल्म देखने जाएं, कहीं होटल में बाहर खाना खाने चले जाएं, कहीं पार्क में घूमने चले जाएं, कहीं दूर हम टूर का प्लान करें,
तो अब इसमें दूर का प्लान तो नहीं है, लेकिन लोकल मनोरंजन है, स्थानीय मनोरंजन। तो चाहे वो फिल्म देखना हो सकता है, चाहे किसी स्थानीय स्थान की हम सैर करें, तो इसमें लगभग हमारे 500 रुपये खर्च होने वाले हैं। अगला है मोबाइल का भुगतान, यानी मोबाइल का जो हमें बिल है उसका जो भुगतान है वो 1000 रुपये है। और आज के समय में तो ऐसा है कि मोबाइल हमारे जीवन की आवश्यकता बन चुका है, तो इसके खर्च है महीने के 1000 रुपये। उसके बाद है फल सब्जियों में जो हमारा खर्च है वो भी है 1000 रुपये। सार्वजनिक यातायात का जो खर्च है, बस रेल रिक्शा, इसका जो खर्च है वो लगभग 2600 रुपये है। बिजली का भुगतान, यानी घर में यदि हमें बिजली का बिल भरना हो तो उसका 1500 रुपये खर्च है। पर्यटन, जिसकी मैं चर्चा ऊपर कर रही थी, तो पर्यटन मतलब हमें किसी जगह का पर्यटन करना है, किसी जगह की सैर करनी है। ऐतिहासिक स्थान की सैर हो सकती है, भौगोलिक स्थान हो सकता है, किसी शैक्षणिक स्थल का हमें पर्यटन करना हो तो इसका खर्च हो सकता है 4000 रुपये। और लास्ट है बैंक का हफ्ता। आज अधिकांश लोग, हम लोग बैंक से लोन लेकर काम करते हैं, तो जो ईएमआई भरते हैं, जो हफ्ता भरते हैं महीने का, उसका खर्च है वो 3000 रुपये। तो इस तरह से हमारा टोटल खर्च कितना हो रहा है, 22,550 रुपये। और हमारी इनकम कितनी है, अब हमारी इनकम है 20,000 रुपये, ये हमें पहले ही बताया गया है। तो अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि हम किस चीज में पैसे कम खर्च करें, किस चीज को हम अवॉइड करें, ताकि हमारा जो खर्चा है वो एडजस्ट हो जाए। कितना हमें खर्चा एडजस्ट करना है, 2250 रुपये। 22,250 रुपये खर्च हो रहे हैं, 22,550, सॉरी 22,550 रुपये खर्च हो रहे हैं, और हमारे पास है कितना, 20,000। तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च कितना हो रहा है, 2,550 रुपये। अब ये 2,550 रुपये हमें एडजस्ट करने हैं, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि हम इसमें से कौन सा खर्च कम करेंगे, कौन सा खर्च कम करने पर हमारा काम चल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम मनोरंजन पे ध्यान दें तो ये हमारा 500 रुपये यहाँ बच सकता है, क्योंकि इसके बिना काम चल सकता है। दैनिक भोजन में हम कम नहीं कटौती नहीं कर सकते। कपड़ों की जोड़ी में हम कर सकते हैं, 2 जोड़ी खरीदनी हो तो हम 1 जोड़ी खरीद सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमारा हो सकता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है। विद्यालयीन सामग्री खरीदनी है, ये जरूरी है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। वैद्यकीय खर्च यानी मेडिकल खर्च, ये भी जरूरी है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। मनोरंजन जरूरी तो है, लेकिन थोड़ी बहुत कटौती इसमें की जा सकती है। मोबाइल भुगतान, अब मोबाइल का खर्चा तो आजकल ऐसा है कि बिना मोबाइल के जीवन ही नहीं चलता, सब कुछ मोबाइल से जुड़ा हुआ है। लोगों से हम संपर्क रखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन। आजकल तो आप लोग की मीटिंग भी ऑनलाइन होती है, व्हाट्सएप टीचर आपके व्हाट्सएप पे मीटिंग करते हैं, जूम पे मीटिंग लेते हैं, गूगल मीट पर हम मीटिंग करते हैं। तो ये मोबाइल का उपयोग जो है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो मोबाइल भुगतान में खर्चे में कट नहीं किया जा सकता। फल सब्जियों में कट करना उचित नहीं है, क्योंकि ये शरीर के लिए आवश्यक है। अब जब हम काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सार्वजनिक यातायात का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपनी बसेज हैं, रेल है, रिक्शा है, तो इसमें भी हम कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जाएंगे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बिजली का भुगतान, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि जितना बिल आएगा वो भरना है। यदि हम बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट दी जाएगी। हाँ, इसमें हम इतना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हम ये ध्यान दें कि हमें अनावश्यक बिजली का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि हम रूम में बैठे हैं तो लाइट फैन चल रहा है, और हम किचन में चले जाते हैं और रूम में कोई नहीं है, तो हम फैन चलता हुआ न छोड़ें, लाइट बल्ब जलता हुआ न छोड़ें, तो हम इसमें बचत कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम सीधे सीधे कोई कटौती हम इसमें नहीं कर सकते। अगला जो मद है हमारा, अगला जो सेक्टर है वो है पर्यटन। पर्यटन जरूरी है, जीवन में आवश्यक है, लेकिन पर्यटन में थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है। इसमें हम 4000 खर्च कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा किसी नज़दीक के स्थान पे हम पर्यटन करने के लिए चले जाएं, किसी स्थानीय स्थान का पर्यटन कर लें, तो 4000 के बदले हो सकता है हमारा काम 2000 में हो जाए, 1000 में हो जाए। तो इसमें थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है।
अगला सेगमेंट है बैंक का हफ्ता। बैंक के हफ्ते में तो बिल्कुल कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो बैंक का हफ्ता हर महीने हमको फिक्स देना ही देना है, तो ये तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो मेन हमारा एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है? हमारा मेन एडजस्टमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है, हम इसमें यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, पर्यटन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मनोरंजन में एडजस्ट कर सकते हैं, कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदनी है इसमें हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 1 ही जोड़ी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ थोड़ी काट कसर करके अपना खर्चा जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो अब ये हम लोग अपने घरों में करते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप सब 9th क्लास के विद्यार्थी हो, तो अपने घरों में ऐसी स्थितियां हर महीने आती हैं कि भाई इस महीने ये खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो चलो और कहाँ पे एडजस्ट करें। तो ये एडजस्टमेंट जो हम खर्चे में करते हैं, यानी हमारी इनकम और हमारा खर्च, इसमें हम तालमेल बैठाते हैं। तो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक आय व्यय व्यवस्थापन आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। चाहे ये हम खुद के खर्चे पे कंट्रोल करें या परिवार में सामूहिक रूप से इनकम कितनी है, हमें खर्च कितना करना है, इसका जो हम मैनेजमेंट करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये निर्भर करता है आर्थिक घटकों पर, यानी मुख्य रूप से हमारी इनकम कितनी है। और यही जो तालमेल है कैसे करना है, ये हम छोटे स्तर पे हम देखते हैं परिवार में, और हम जब बड़े स्तर पर देखें तो समाज में होता है, देश में होता है, अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच ये व्यवस्थापन होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, आर्थिक व्यवस्थापन हम देखें तो हमारा जो आर्थिक व्यवस्थापन है ये अर्थशास्त्र को जन्म देता है। इसी से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। किससे? आय व्यय के व्यवस्थापन से। तो हमारा जो पाठ है अर्थशास्त्र का परिचय, उसको हम समझते हैं। उसमें 4 चीजें मुख्य रूप से हम देखते हैं। संसाधन, यानी हमारे पास पैसे कितने हैं, पूंजी कितनी है। इसके बाद धन का शास्त्र, और इसके बाद आर्थिक व्यवहार। ये 3-4 चीजें जो है मुख्य रूप से आती हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब संसाधन में क्या क्या है? संसाधन में है हमारा समय, हमारा श्रम, हमारी जमीन उपलब्ध, और भी हमारे वो श्रमिक कितना है, श्रम कितना है, ये सब जो है हमारे संसाधन है। उसके बाद धन का शास्त्र। धन का शास्त्र मतलब पैसा हमें किस तरह से हम कमा रहे हैं और किस तरह से उसे खर्च करने हैं, किस पद्धति से उसका उपयोग करना है ना। विविध हमारी आवश्यकताएं हैं, विविध साधनों का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो ये सब चीजें जो है धन शास्त्र के अंतर्गत हैं। और उसके बाद है आर्थिक व्यवहार। धन शास्त्र पर आधारित है हमारा आर्थिक व्यवहार। अभी हमने देखा कि हमें किस चीज में कितना एडजस्टमेंट करना है। तो ये जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, तब जन्म होता है अर्थशास्त्र का। हमारी भारतीय मुद्रा जो है रुपए, और रुपए का ये प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है ये रुपए का। हमारी भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी जिसे हम कहते हैं, ये है र, और र के बीच में से उसका पेट चीरते हुए एक लाइन खींची गई है। तो ये र जो है ये भारतीय करेंसी रुपए का प्रतीक चिन्ह है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। जिस तरह से आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय पर पढ़ते हो, भूगोल विषय पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान विषय पढ़ते हो, तो उसी तरह से अर्थशास्त्र भी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो इसके अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन कितना है, प्रोडक्शन कितना है, कैसे प्रोडक्शन होगा, कब प्रोडक्शन होगा, कहाँ प्रोडक्शन होगा, उसका उत्पादन कैसे किया जाएगा, फिर उस उत्पादन के बाद उसकी सेवा कैसे दी जाएगी, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। इसके बाद वितरण। अब सामान तो बन गया, प्रोडक्शन हो गया,
लेकिन वो उस सामान का वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्शन देन डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय और उपयोग, उसके बाद वितरण हो गया, बाजार में सामान पहुंच गया, और लेकिन उसके बाद उसका सामान्य जनता, आम साधारण व्यक्ति उसका उपयोग कैसे कर रहा है। तो इन सब चीजों का विस्तारित अध्ययन होता है अर्थशास्त्र में। अब हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। मुख्य रूप से यहां पर आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हो कि किस तरह से व्यापार होता है, विनिमय होता है, और उसमें लाभ भी होता है, और हमारा इनकम बढ़ती है, हमारा विकास होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र के माध्यम से हम इस सब चीजों को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो अर्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ मतलब क्या है, उसका मीनिंग जिसे हम कहते हैं, और दूसरा अर्थ है धन। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भूगोल का विषय, भूगोल के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या चल रही है, भाषा। तो भाषा जो है हर विषय का अनिवार्य हिस्सा है, चाहे आप गणित का विषय पढ़ो, चाहे आप अर्थशास्त्र पढ़ो, चाहे राजनीति विज्ञान पढ़ो, चाहे इतिहास पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, भाषा उस विषय में समाहित है। तो इसलिए हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब अभी हम अर्थ शब्द के दो अर्थ हम जानते हैं, एक अर्थ हो गया धन और दूसरा अर्थ क्या है, मतलब। तो यहां पर हम अर्थशास्त्र जो शब्द देख रहे हैं उसमें दो शब्द हैं, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ यहाँ पर धन है, पैसा, और शास्त्र तो उसका हम जानते ही हैं, उसके बारे में विस्तार से जो अध्ययन किया जाता है, किसी विषय के बारे में सिस्टमैटिक अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तो वो शास्त्र का रूप लेता है। तो अर्थशास्त्र में धन का शास्त्र, धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का अध्ययन या धन का अध्ययन, ये उसका सिंपल डेफिनेशन, एकदम सरल सहज परिभाषा जो आप सभी को आसानी से समझ में आएगी और याद भी रहेगी। अर्थशास्त्र इस शब्द को ही यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अधिकांश रूप में क्या होता है कि यदि हम किसी शब्द को देखें और उसके विवेचन करें, उसकी व्याख्या करें या व्याख्या करने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो हमें स्वतः कई अर्थ समझ में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से आया है। इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा है और ये जो है ग्रीक भाषा में शब्द है आइकोनोमिया, और जिसका अर्थ होता है, आइकोनोमिया शब्द का अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। अब पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इसमें बहुत सारी समानता है, क्योंकि परिवार में हमारी आधी व्यवस्था तो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, हमारी आय कितनी है इस पर हमारा पारिवारिक व्यवस्थापन निर्भर करता है। परिवार में हम किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कौन सी चीज़ें हर एक के लिए उपयोगी है, फिर उसके बाद हमारे पास पैसे कितने हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए। जब ये सारा व्यवस्थापन हम सीख जाते हैं तब सही मायनों में हम अर्थशास्त्र को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं, क्योंकि हमारा सारा व्यवस्थापन कैसा है, पैसे के ऊपर आधारित है, लेकिन पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमें रोटी खरीदनी है, भोजन खरीदना है, कपड़ा खरीदना है और मकान, ये मुख्य मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोग यदि कार्यानुभव विषय यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने अन्न, वस्त्र, निवारा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं के बारे में अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आवश्यकताओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। हमारी कोई न कोई आवश्यकता किसी दूसरी आवश्यकता पर निर्भर करती है।
दूसरी है उसकी विशेषता, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी ज़रूरतें कभी खत्म ही नहीं होती। पहले हम छोटा नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे पास टच स्क्रीन का मोबाइल आ गया। यदि हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की हम बात करें, तो हम छोटा सिंपल मोबाइल यूज़ करते थे जिसमें कीपैड होता था, नंबर डिस्प्ले होता था और हम सिर्फ उससे बात कर सकते थे। किसी का फ़ोन आता था या किसी को फ़ोन कर सकते थे और मैसेज कर सकते थे। उसके बाद उस फ़ोन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और उसमें टच स्क्रीन का फ़ोन आ गया, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हमारी ज़रूरत थोड़ी बढ़ गई कि अभी हम थोड़ा सा अच्छा वाला फ़ोन लेंगे। फिर उसमें स्लाइडिंग फ़ोन आ गया, स्लाइडिंग फ़ोन के बाद स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्ट हो गया और हमारे काम बढ़ता गया और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई। पहले हम खाली मोबाइल फ़ोन से सिर्फ बातचीत करते थे, है ना। टेलीफोन जो पहले घरों में रखते थे हम, डब्बे वाला टेलीफोन, वो हटा के मोबाइल फ़ोन आ गया जो हम कहीं भी लेके चल सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता बदल गई। उसके बाद हमारे फ़ोन में भी हमारे अलग अलग स्टाइल आ गई, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई। अब आज के डेट में बिना स्मार्टफोन के हमारा जीवन नहीं चलता। स्मार्टफोन चलाने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकताएं हमारी कभी कम नहीं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, असीमित होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। तो आवश्यकताएं जो है मनुष्य की वो असीमित हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवश्यकताएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। आवश्यकताएं इस तरह से भी कैसे क्रिएट होती हैं, ज़रूरतें कैसे उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है या कम होती है, लेकिन किसी दूसरे के पास वो चीज़ है, तो हमारे मन में एक कंपटीशन आता है, अरे उसके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं। पड़ोस के घर में यदि कलर टीवी आ गया तो हमारे पास कलर टीवी क्यों नहीं। यदि चलो हमारे पास कलर टीवी है, पड़ोस के पास भी कलर टीवी है, तो अब पड़ोसी ने यदि स्मार्ट टीवी खरीद लिया, एलईडी स्क्रीन का टीवी खरीद लिया, तो अब हमारे मन में भी कुलबुलाहट होने लगती है कि चलो अभी हम लोग भी ना अगला कुछ पैसा एडजस्ट होगा ना तो स्मार्ट टीवी खरीद लेंगे या एलईडी स्क्रीन का टीवी खरीद लेंगे। तो ये कंपटीशन में हो जाता है। हमारा नॉर्मल टीवी में भी काम चल रहा था, लेकिन हमारी ज़रूरत बढ़ गई, हमारी चाहत बढ़ गई कि हम ब्लैक एंड वाइट के बदले में अब कलर फोटो देखेंगे, हम रंगीन देखेंगे। रंगीन से हम चलते चलते अब पड़ोसी ने स्मार्टफोन खरीद लिया, सॉरी स्मार्ट टीवी खरीद लिया, तो हम स्मार्ट टीवी के चक्कर में पड़ गए। हमारा काम नॉर्मल फ़ोन से भी चल रहा है, छोटे स्मार्टफोन से भी चल रहा है, बट यदि किसी दूसरे के पास हम देखते हैं तो कि उनके पास यदि स्मार्टफोन है या बड़ा फ़ोन है, तो हम भी बड़े फ़ोन के पीछे हम दौड़ने लगते हैं। हालांकि हो सकता है कि हमें वह आवश्यकता न हो। तो आवश्यकताएं जो हैं वो एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। आवश्यकताओं को प्राथमिकता और क्रम दे सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ज़रूरतें जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हमने वो तालिका में देखा कि हमको पर्यटन के बिना हमारा काम चल सकता है, या हम स्थानीय पर्यटन करके हम अपने खर्चे को बचा सकते हैं। उसी तरह से हमने अभी पहले के हमने जो तालिका में हमने देखा कि हम मनोरंजन पे कितना खर्च करते हैं और कितना खर्च उसमें हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं कि किस चीज़ के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जो अति आवश्यक चीज़ें हैं वो हम पहले खरीदेंगे। हमें 4 जोड़ी कपड़े खरीदने का प्लान बनाया, लेकिन हम उसको प्राथमिकता दे सकते हैं कि भाई हमारा काम 2 जोड़ी कपड़े में भी चल सकता है, हमारा काम 3 जोड़ी कपड़े में भी चल सकता है, तो 4 जोड़ी कपड़े खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं है। या हमें 4 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं और हमें स्मार्ट मोबाइल भी खरीदना है, तो कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है वो हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से, हमारी जो स्थिति है उस स्थिति में, हमारे पैसे की क्या स्थिति है, हमारे काम की क्या स्थिति है। मान लो हम कोई ऐसा नौकरी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्मार्टफोन ज़रूरी है, तो हम कपड़ा एक ही जोड़ी खरीदेंगे और स्मार्टफोन खरीद लेंगे। यदि हमें लगता है कि नहीं स्मार्टफोन के बिना काम चल सकता है लेकिन कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कपड़ा एक भी जोड़ी घर पे नहीं है, या पुराना हो चुका है या फट चुका है और मुझे ऑफिस जाने के लिए ढंग के कपड़े चाहिए, तो हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, हम अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है।
तो हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता और क्रम दे सकते हैं। आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है समय के हिसाब से। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि पहले हमारे घरों में या डब्बे वाला मोबाइल होता, वो सॉरी फोन होता था जिसमें हम डायल करते थे। पब्लिक टेलीफोन होता था, जहाँ पे हर एक घर में फ़ोन नहीं होता था, तो हम पब्लिक टेलीफोन से जाके या टेलीफोन बूथ से जाके हम फ़ोन किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल में बड़ा मोबाइल आया, फिर स्मार्ट मोबाइल आया, फिर टैब आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। तो आवश्यकताओं में परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहती हैं हमारी आवश्यकता। और आज मोबाइल जो है हमारे जीवन की ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि कोरोना के इस पीरियड में हम देख रहे हैं कि मोबाइल और नेटवर्किंग इसी ने आधा जो है हमारा काम संभाला हुआ है। हमें चाहे लाइट का बिल भरना हो तो हम ऑनलाइन भर देते हैं, बिजली का बिल भरना है तो हम ऑनलाइन भर रहे हैं, क्योंकि बार बार इस कोरोना पीरियड में हम बाहर जाएं, जगह जगह जाके भीड़ लगाएं, ये संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। तो इस समय में मोबाइल नेटवर्किंग जो है यही हमारा काम चला रही है, ऑनलाइन जो है वो वही ज़्यादा सफल हो रहा है। तो आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है। हम क्लासरूम में पहले पढ़ते थे, फिर वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग आ गई आपके लिए, फिर उसके बाद अब वर्चुअल क्लास टीचिंग भी इस समय संभव नहीं हो रही है, तो इस समय जूम क्लास टीचिंग हो रही है, व्हाट्सएप से क्लास टीचिंग हो रही है। तो ये आवश्यकताएं हमारी बदल गई समय के हिसाब से। तो आवश्यकताओं में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और लास्ट में हम देख रहे हैं आवश्यकताएं पुनः पुनः उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमारी ज़रूरत ये पूरी हो गई तो जिंदगी में हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत फिर कभी पड़ेगी ही नहीं। आवश्यकताएं एक बार पूरी होती हैं, फिर दूसरी बार खड़ी हो जाती हैं। आज एक ज़रूरत पूरी हुई, कल दूसरी ज़रूरत है, और वही ज़रूरत आज कंप्लीट हो गई है तो 3 दिन के बाद फिर उसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन में हमेशा स्थायी रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी है और क्रम देना है। हमें ये निर्धारित करना है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे अधिक है, और इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित भी कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे आवश्यकताओं के बारे में और विस्तार से। उनके प्रकार कौन से हैं? मूलभूत आवश्यकताएं, सुखद आवश्यकताएं और विलासिता की आवश्यकताएं। 3 चीज हैं। एक तो है मूलभूत आवश्यकता, जिसके बिना हमारा गुजारा संभव नहीं, वो चाहिए ही चाहिए। दूसरी है सुखद आवश्यकताएं, जिससे हमें थोड़ा आराम मिल सकता है, जो हमें सुख दे सकती हैं। और तीसरी है विलासिता की आवश्यकताएं। अब जैसे हम देखते हैं मूलभूत आवश्यकताओं में कि भाई हमें भोजन रोज के रोज चाहिए। भोजन में मूल रूप से क्या चाहिए? दाल चावल हो, रोटी सब्जी हो, सलाद हो, एक आधा फल हो, तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी हमें चाहिए ही चाहिए, कपड़ा हमें चाहिए, 1 जोड़ी हो 2 जोड़ी हो, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अब उसको यदि हम सुखद आवश्यकता की तरफ चलें तो हमें, आज हमने रोटी दाल चावल खा लिया, कल हमने सब्जी खा ली, परसों हमने सलाद भी खा लिया, फिर हमारा मन हुआ कि नहीं नहीं भाई, हमको तो अब समोसा भी खाना है, हमें इडली चटनी भी खानी है, आज हमें जाके पानी पूरी भी खाना है बाहर से, तो हम जाएं, चलो होटल में चल के, आज अरे चलो आज फला जगह पे पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती है, तो हम जाके होटल में पाव भाजी भी खा लिए। या फला ठेले पे जाओ तो वहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है। तो ये आवश्यकता है हमारी, लेकिन ये सुखद आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे मन को सुख देती है। लेकिन मूलभूत आवश्यकता है क्या पाव भाजी खाने की? मूलभूत आवश्यकता है दाल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, एक आधा फल साथ में मिल जाए तो अच्छा। पिज्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन ये सुखद आवश्यकताएं। अब विलासिता की आवश्यकताएं कि चलो हम फला जगह फला बड़ा होटल है, बड़े होटल में जाके हम पाव भाजी खाएंगे। पाव भाजी तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, होटल में जाके छोटे मोटे होटल में भी खा सकते हैं, और किसी बड़े होटल में भी खा सकते हैं। तो पाव भाजी तो हर जगह वही है, लेकिन वो हमारा एक स्टेटस, हमारा एक आराम कि हम गए 3 स्टार होटल में गए, 4 स्टार होटल में गए, और वहाँ पे मस्त हम बैठे, एसी में बैठे, तो ये हमारी विलासिता है, हमारा ऐश है, ऐशो आराम है। तो ये विलासिता की आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकता में यदि हम देखें, हमें अपने घर से ऑफिस जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो हम नज़दीक स्कूल है तो हम पैदल चले जाते हैं,
थोड़ा दूर है तो हम रेलवे से, यदि रेलवे का प्रवास करना है तो हम ट्रेन से जाते हैं, और यदि थोड़ा सा और बस की सुविधा हो तो हम बस भी ले लेते हैं। अब उसमें यदि हम सुखद आवश्यकता कैसे होगी, चलो आज हमारे बस की लाइन में खड़े होने का मन नहीं है, ट्रेन में कौन टिकट निकालेगा, चलो ऑटो रिक्शा में चले गए। हालांकि हम वहां पे बस या ट्रेन से मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारी सुखद आवश्यकता हो गई। अब हम सोचें कि भाई ठीक है, बस पैदल भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, लेकिन अपने पास अपनी एक स्कूटी होती तो, या अपना एक बाइक होती तो, अपना एक बाइक होती है हमारे पास, या जिसके पास बाइक है वो सोचेगा अरे बाइक से क्या, अब तो मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए, कार होनी चाहिए। तो ये हमारी विलासिता की आवश्यकताएं। तो इस तरह से आवश्यकताओं की 3 कैटेगरी है: मूलभूत आवश्यकताएं, सुखद आवश्यकताएं और विलासिता की आवश्यकताएं। अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप में विकास पाश्चात्य देशों में हुआ, विशेषकर इंग्लैंड में हुआ। एडम स्मिथ वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की संपत्ति नामक ग्रंथ लिखा। अब हम जानते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो किसी विशिष्ट भूप्रदेश में किसी खास चीज का उत्पादन होता है। जैसे चावल जो है वो हर जगह नहीं, धान जो है हर जगह नहीं पैदा होता, गेहूं हर जगह नहीं पैदा होता, मक्का हर जगह नहीं पैदा होता। किसी खास क्षेत्र में मक्का पैदा होगा, किसी खास क्षेत्र में गेहूं की पैदावार होगी, किसी खास क्षेत्र में धान की खेती होगी। तो उसी तरह से उस जिस स्थान में जो सामान, जो वस्तु पैदा होगी, फिर उसका उत्पादन हो गया, फिर उसका वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट में सामान पहुंच गया तो लोग कैसे उसका उपयोग करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी उपक्रम हैं वो सारी चीजें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवहार चलाने की एक प्रणाली, एक तरीका, उत्पादक गतिविधियों तथा दी गई सेवाओं का संयोजन, और माल और सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, ये भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो यदि हम अर्थव्यवस्था के बारे में संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था क्या है? उत्पादन, वितरण, खपत और संसाधन यानी स्रोत, इन सब का संतुलित संचालन। माल और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित गतिविधियों का संचालन जो है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विशेष देश या क्षेत्र के उत्पादन, व्यापार और पैसे की आपूर्ति के बीच क्या संबंध है, यानी प्रोडक्शन कितना है, उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके आधार पर हमारा बिजनेस, और उसके बाद हमारा पैसा कितना मिल रहा है, उससे हमें कितनी आवक हो रही है, इनके बीच जो संबंध है ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो संसाधन में है व्यक्ति यानी श्रमिक, काम करने वाले लोग, फिर संपत्ति, आपके पास पूंजी कितनी है, पैसा कितना है, फिर उसके बाद है मूर्त वस्तुएं, और बाद में है अमूर्त वस्तुएं। मूर्त वस्तुएं मतलब हमारे पास वाहन कितने हैं, जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, यातायात के साधन कौन से हैं हमारे पास, जमीन कितनी है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री कितनी खड़ी हुई है, हम कैसे फैक्ट्री बना सकते हैं, जो भी सामान हमें दिखाई देता है वो उसे हम मूर्त कहते हैं। अब अमूर्त वस्तुएं मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, जैसे हमें खेती करना है तो खेती करने के लिए वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, हवा कैसी है, ये सब जो चीजें हैं, मौसम जो है, मौसम, जलवायु, ये अमूर्त वस्तुएं हैं। तो इस तरह से संसाधन में ये सभी चीजें महत्वपूर्ण रूप से समाहित होती हैं। अर्थव्यवस्था के कार्य, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निश्चित होते हैं, चाहे वो हमारे भारत देश की हो, चाहे वो जापान की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे अमेरिका की हो,
चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप में किसी देश की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, कि हर एक देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो कुछ कार्य जो है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आते हैं और वो निश्चित होते हैं। उसके अनुसार यदि हम देखें तो पहला महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था का है यह निर्णय लेना कि किस वस्तु का हमें कितना उत्पादन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। दूसरा है उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना है, यानी उत्पादन तो हमारा अधिक से अधिक हो लेकिन हमें उसमें लागत जो लगे, जो उसमें पूंजी खर्च हो, जो संसाधन खर्च हो, वो हमें कम से कम हो। यानी थोड़ा पैसा ज़्यादा काम, हम पैसा तो थोड़ा लगाएं लेकिन उसमें हमें प्रोडक्शन जो है, वो उत्पादन जो है वो अधिक मिले। इसके बाद है राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं हो कि समाज में एक वर्ग तो बहुत अमीर हो जाए और दूसरा वर्ग एकदम गरीब रह जाए, एक को बहुत विलासिता के साधन उपलब्ध हो और किसी को मूलभूत आवश्यकताओं के साधन भी न मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को सामाजिक न्याय के अनुसार आर्थिक वितरण हो। भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना। अर्थव्यवस्था केवल वर्तमान पर ही नजर नहीं रखती, वह भविष्य पर भी दृष्टि रखती है कि भविष्य में हमारी जरूरतें बढ़ेंगी या हमारी आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो उसके लिए हम अपने काम कैसे करेंगे, हम कौन सा उपाय लगाएंगे, कौन सी योजना करेंगे ताकि हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक से होती रहे। और लास्ट है उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय लेना। ये अर्थव्यवस्था के मुख्य कार्य हैं, सभी अर्थव्यवस्था के, सभी देशों की अर्थव्यवस्था के। तो इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।